है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ये वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है ये तो आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे पूछे गए हैं इस गाड़ी से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है कि मेरी स्कोडा काइलिक मुझे माइलेज क्या निकाल कर दे रही है। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो मेरी जो रनिंग है वो मोस्टली मतलब 70% जो है सिटी में होती है और 30% हाईवे में होती है। तो दोनों को मिलाकर मुझे 12.5 से लेकर 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अभी अचीव हो रही है। तो अगर मैं बात करूं ऐसी गाड़ी की जो कि थोड़ी परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा फोकस करती है और 12.5 से 13 का आपको माइलेज निकाल कर दे रही है, तो मेरे लिए तो ये सफिशिएंट है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ ट्रैफिक की, जिसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, तो जो इसकी माइलेज है वो बहुत कम हो जाती है और वो कहीं ना कहीं 8 से 10 के बीच में आ जाती है। वहाँ पे आपका एसी ऑन रहता है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस गाड़ी का एसी हमेशा ऑन रखता हूँ। तो जो भी मैं आपको माइलेज बता रहा हूँ विथ एसी बता रहा हूँ। तो अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं तो आपको 8 से 10 का माइलेज यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप स्कोडा काइलिक बाई करते हैं। और अगर मैं सिर्फ हाईवे रनिंग की बात करूँ तो इस गाड़ी को मैंने हाईवे में चलाया है। अगर मैं 80 से 100 के बीच की स्पीड मेंटेन करता हूँ 6th गियर में यानी कि टॉप गियर में, तो इस गाड़ी ने मुझे 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज दिया है। तो अगर आप माइलेज की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर सिटी और हाईवे की मैं बात करूं तो वही 12.5 से 13। अगर मैं सिर्फ ट्रैफिक की बात करूं तो 8 से 10 और मैं सिर्फ हाईवे की बात करूं, टॉप गियर की बात करूं तो 19 से 20 का आपको माइलेज आराम से मिल जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने जो 1 लीटर TSI इंजन परचेस की है स्कोडा काइलिक के साथ, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि ऑन पेपर हम इंडियंस को देखने की आदत बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि अरे इसमें तो 1 लीटर का इंजन है, बाकी कुछ राइवल्स हैं जो 1.2 दे रहे हैं, 1.5 दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि 1 लीटर में कितनी ही पावर निकल जाती है। तो इसका भी मैं आंसर आप लोग को दे देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको इंजन मिलती है वो है टर्बोचार्ज और ये TSI इंजन है VW ग्रुप की। तो यहाँ पे जो आपको पावर मिलता है वो मिलता है 115 PS की मैक्स पावर और 170 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है। तो आप किसी भी और इंजन से इसका मतलब इस सेगमेंट के इंजन से इसका पावर फिगर देखेंगे तो आपको काफी अच्छा और काफी पावरफुल इंजन लगने वाली है। और चलने में कैसी है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस इंजन को एक बार चला लेंगे आपको कोई भी 1.5 लीटर की NA इंजन नहीं पसंद आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ टर्बो इंजन ही चलाना पड़ेगा। और ये जो सेगमेंट है सब 4 मीटर की, इसमें इससे बेस्ट कार अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आने वाले फ्यूचर में आ जाएगी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जिस डेट में मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ इससे बेहतर इंजन और इससे बेहतर कार आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स के मामले में और इंजन परफॉर्मेंस के मामले में अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं कि इसकी पावर कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मजा आ जाता है इसको चलाकर। एक बार ये जो इंजन है टर्बो की रेंज में आ जाए, इसका जो स्पीड है, इसका जो परफॉर्मेंस है, आपका दिल खुश कर देगा, आपके चेहरे में स्माइल ला देगा। आपको मेरी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप उस चीज को फील नहीं कर पाओगे जो मैं फील कर रहा हूँ। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप जाइए स्कोडा के शोरूम में, आप जाके एक बार टेस्ट ड्राइव कीजिए, चाहे आप काइलिक का कीजिए चाहे कुशैक का कीजिए, एक बार आप 1 लीटर TSI इंजन चला कर देखिए। अगर आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में पता है, अगर आपको टर्बो इंजन के बारे में पता है, आपके चेहरे में इतनी बड़ी स्माइल आएगी और आप इस सेगमेंट में इस कार के सिवा कोई और कार परचेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है मुझे इस इंजन से। जो थर्ड क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है कि मैंने मैनुअल कार ही क्यों ली। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मेरी कार है ये मैनुअल है, मैंने ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली। तो भैया उसका एक अलग रीज़न है, वो मेरा पर्सनल रीज़न है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे ना कार में फुल कंट्रोल बहुत पसंद आती है, मतलब एक एक गियर मैं चेंज करूँ, RPM का नीडल कहाँ तक लेके जाना है वो मैं डिसाइड करूँ, क्लच में प्रेस करूं, तो मुझे ना कार चलाने में बहुत मजा आता है। और मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूं इस मामले में क्योंकि जो मैंने कार सीखी थी, जिस कार में मैंने ड्राइविंग सीखी थी वो भी मैनुअल थी और उसके बाद मेरे घर में जितनी भी गाड़ियां रही हैं सारी की सारी मैनुअल रही हैं। तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी पर्सनल जब फर्स्ट कार लूंगा तो मैं भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही परचेस करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑटोमेटिक पसंद नहीं है, ऑटोमेटिक मुझे बहुत पसंद है। मैंने काइलिक की ऑटोमेटिक भी चलाई है जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है, 6 स्पीड गियर के साथ आती है और बहुत प्यारी चलती है।
तो मुझे तो मैनुअल ही लेना था क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप सिटी में बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, तो आपको मैनुअल नहीं लेना चाहिए, आपको ऑटोमेटिक ही लेना चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिक के अपने अलग बेनिफिट हैं। लेकिन मुझसे यहाँ पे पूछा गया था कि मैंने क्यों मैनुअल लिया, तो मैंने आपको बता दिया कि पूरे कंट्रोल के लिए और फन टू ड्राइव कार को, मतलब एज अ कार एंथुजियास्ट मुझे मैनुअल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मैनुअल बाई किया है। बाकी आपकी पसंद है, आप चाहें तो मैनुअल ले सकते हैं या आप चाहें तो ऑटोमेटिक ले सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा गया है कि इस कार की राइड क्वालिटी और इस कार का सस्पेंशन कैसा है। तो सच में बोलूं, जब मैं इस कार को टेस्ट ड्राइव करने गया था तो मुझे भी ये कंसर्न था कि जो स्कोडा है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करती है, तो इनके जो सस्पेंशन होते हैं वो स्टिफ होते हैं। तो स्टिफ सस्पेंशन के कारण प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ रास्ते बहुत खराब हैं, तो गड्ढे जो है वो अंदर फील होते हैं और धड़ 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 करके ना आवाज़ आती है केबिन के अंदर। बट पता नहीं कैसे इतना अच्छा ट्यूनिंग किया है स्कोडा ने काइलैक के साथ कि इसकी जो सस्पेंशन है वो दोनों तरफ वेल बैलेंस है। अगर आप हाईवे में हाई स्पीड करते हैं तो भी ये गाड़ी बहुत स्टेबल और कंपोज फील होगी, आपको बिल्कुल हाईवे में चिपक के चलेगी। और अगर आप इसे किसी खराब रास्ते में ले जाते हैं तो सेम टाइम में ये बहुत ही कंफर्टेबल चलती है। हाँ, ये फिर भी जो इसके कंपटीशन में कुछ गाड़ियां आती हैं उनसे थोड़ी स्टिफ है, थोड़ी सी हार्ड आपको लगेगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगी, बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाएगी केबिन के अंदर। आप इसको राइट पीएसआई में रखेंगे ना, मतलब जो टायर का जो प्रेशर है उसको एकदम सही पीएसआई अगर आप मेंटेन करके चलते हैं ना, लिटरली अगर आप इसे खराब रास्ते में भी चलाते हैं तो आपको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका सस्पेंशन वेल बैलेंस है। लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि कंपटीशन में कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन आपको देती हैं, जो आपको खराब रास्ते में कम स्पीड में तो बहुत ज्यादा अच्छा फील कराएंगी, लेकिन जब आप उसे हाईवे में लेकर जाएंगे, हाई स्पीड करेंगे, तो वो आपको स्टेबल फील नहीं होगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं काइलैक की, तो ये वेल बैलेंस है। ये कुशैक के मामले में थोड़ा सॉफ्ट है, और हाँ, कुशैक के मामले में ये थोड़ा सॉफ्ट है। अगर आप कुशैक और काइलैक दोनों चला कर देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैड रोड में ना इसकी राइड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, सॉरी ड्राइव क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इसका सस्पेंशन मुझे काफी अच्छा लगा। सस्पेंशन वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा गया है कि फैमिली के लिए ये कार कैसी है और इसका जो रियर सीट है उसमें स्पेस कितना मिल जाता है, क्या उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं और लेग रूम कितना मिलता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं आपको सीधा बैठ के दिखाऊं। तो अभी मैं अपने स्कोडा काइलैक के रियर सीट में बैठा हुआ हूं, और ये जो सीट है ये मेरी हाइट के हिसाब से सेट है, और मेरी हाइट 5'11" है। और आप पास आ जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। और मैं यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ, और मेरे पास अच्छा खासा यहाँ पे नी रूम भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इतना अच्छा मेरे पास नी रूम है, और मैं आसानी से बैठा हूँ, और हेड रूम भी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हालांकि मुझे यहाँ पे सनरूफ मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोप है, तो ये जो हिस्सा है आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे मुझे अच्छा खासा जो हेड रूम है वो मिल जा रहा है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। अब मैं बात करता हूँ बीच में बैठने की। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैठ जाता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे बीच में हम्प है और यहाँ पे एसी वेंट है। थोड़ा सा आप मेरे को कैमरा दीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो मेरा जो पैर है ना, मुझे कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, क्योंकि बीच में एसी वेंट मिल जाता है और हम्प मिल जाता है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबली यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अगर मेरे ही साइज के बंदे हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे यानी कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ तब तो मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आप मेरे से ज़्यादा चौड़े हैं, तो डेफिनेटली आप सिर्फ 2 ही लोग आराम से बैठ पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, आप 2 लोग आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा बीच में बैठा सकते हैं। तो कुछ ऐसा आप लोग को पीछे स्पेस मिल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इसके मेंटेनेंस से और इसके सर्विस कॉस्ट से। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो सर्विस हुई है, इसकी सर्विस नहीं बोलना चाहिए, जर्नल चेकअप बोलना चाहिए, 1000 वाली, तो उसमें तो मुझे कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1000, 7500 दोनों टोटल फ्री है। जो मेन इसका सर्विस होगा वो 15,000 में होगा। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि मुझे कितना खर्चा आया। लेकिन मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। वहाँ जितने भी शोरूम में जो आए हुए थे, जिनके पास कुशैक थी, काइलैक थी,
रैपिड थी, मैंने उनसे बात की है और कुछ मेरे जानने वाले हैं जिनके पास स्कोडा की गाड़ियाँ हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो उन्होंने बताया कि अगर नॉर्मल जो 15,000 वाला सर्विस होता है, उसमें 8,000 से 10,000 में ये कार पूरी सर्विस हो जाती है। मतलब स्कोडा की कोई भी कार इस सेगमेंट की वो सर्विस हो जाती है। अगर कोई पार्ट से चेंज करना है तो ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो ही आपकी जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी महंगी जाएगी। क्योंकि मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जो स्कोडा है, अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे सुजुकी हो गई, किया हो गई, हुंडई हो गई, तो स्कोडा और VW की जो पार्ट्स होती हैं वो थोड़ी महंगी आती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो 8 से 10,000 में आपकी कार जो है वो कंप्लीट सर्विस हो जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है मुझे इसके एसी से रिलेटेड, और सच बताऊं इतने क्वेश्चन आए हैं, सारे लोग इसके एसी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताता हूं। इसके एसी को लेकर इतनी ज़्यादा गलतफहमी है मार्केट में जिसका कोई हद नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही में इसकी जो कुशैक आई थी 1 लीटर वाली, जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो टाइगून आई थी VW की 1 लीटर वाली, उन दोनों में एसी का प्रॉब्लम था। स्लाविया वर्टस में एसी का प्रॉब्लम था 1 लीटर में खास करके। लेकिन जब ये कुशैक आई, इसमें 2025 वाली में भी एसी का कहीं ना कहीं इशू था। बट ये जो मेरी कार है, ये 2026 वाली मॉडल है, मैंने अप्रैल में इसे परचेस किया है, ये अप्रैल में ही मैन्युफैक्चर हुई है, तो इसमें मुझे एसी का कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है। मैंने इसे पीक गर्मी में चलाई है, पीक समर में चलाया है, 45 से 46 डिग्री सेल्सियस में भी चलाया है, और इसकी एसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ कि इसके एसी को टाइम लगता है कूल होने में। मतलब अगर आप किसी दूसरी कार की बात करें, दूसरे ब्रांड की कार की बात करें, तो वो अगर आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है और कार आपकी बहुत गर्म हो गई है, तो 5 मिनट में आपके केबिन को कूल कर देगा। तो इसे हो सकता है कि 8 से 9 मिनट लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका एसी खराब है, ये कूलिंग ही नहीं करता। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है एसी से रिलेटेड, वो वहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा गया है कि क्या इस कार में आपको कोई कमी लगी, कोई प्रॉब्लम लगी? तो हाँ, लगी है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताता हूँ। तो जो सबसे बड़ी कमी इसमें है वो है इस कार में, इस सेगमेंट में 360 डिग्री कैमरे का नहीं होना। मैं स्कोडा से लिटरली ये मतलब पूछना चाहूँगा कि क्यों इस सेगमेंट में, जब बाकी की गाड़ियाँ आपको, इससे नीचे की सेगमेंट की भी गाड़ियाँ जब आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर कर रही हैं, तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देने में क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। इसका पहले ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। इसमें जो आपको रिवर्स कैमरा मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊं। आप डिस्प्ले की तरफ एक बार दिखाना 1x करके। ये आप देखिए, ये इसके डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, इतना बड़ा आपको डिस्प्ले मिलता है, इतना अच्छा डिस्प्ले से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कैमरा का व्यू एंगल है वो आप देख सकते हैं, बस इतना सही आपको मिलता है। इस कैमरे के साथ इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब लिटरली ये कहीं ना कहीं इसकी कमी है। इससे बेहतर कैमरा ये कार डिजर्व करती है, इससे बेहतर क्वालिटी ये कार डिजर्व करती है। बट पता नहीं स्कोडा को क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक लगा और एक बहुत बड़ी कमी लगी। तो ये दो चीज़ है, 360 डिग्री कैमरे का ना होना, इसका जो कैमरा है उसका अच्छा ना होना, और ये जो हॉर्न है ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक एक स्कोडा का हॉर्न नहीं लगता। इसकी जो हॉर्न है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। इसमें आपको जो स्कोडा वाली प्रेशर हॉर्न आती थी पहले, वो कितनी अच्छी और कितनी पावरफुल थी, वो सुनने में मज़ा आता था, वो हॉर्न देना चाहिए था, वो भी मुझे कमी लगी। और इसके साथ साथ इसका जो रियर सीट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, उसमें स्पेस थोड़ी सी कम है। अगर इसके बूट स्पेस इसका काफ़ी अच्छा है, 446 लीटर का आपको मिल जाता है। अगर उसे थोड़ा कम भी कर दिया जाता है, उसे 370 का भी कर दिया जाता, बूट स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, और जो रियर सीट है उसको थोड़ा सा और पीछे सेट कर दिया जाता, तो आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस कार में कमी लगी हैं। उसके सिवा ये परफेक्ट कार है, मुझे और कोई कमी नहीं लगी है। ओवर द टाइम अगर कोई और कमी लगती है, कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो मैं आप लोग के साथ वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो ये है कि क्या एक फर्स्ट टाइम कार बायर को स्कोडा काइलैक लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरा सीधा सा यहाँ पे आंसर है कि अगर आपको कार चलानी बहुत पसंद है, आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं,
अगर आपको फन टू ड्राइव कार चलाना है, अगर आपको TSI इंजन का, टर्बो इंजन का टेस्ट लेना है, स्वाद लेना है, आपको एक ऐसी कार चलानी है जो एक वेल इंजीनियर्ड कार हो, जर्मन कार हो, आपको वो रस चाहिए, आपको वो स्पीड चाहिए, आपको टर्बो का वो फील चाहिए, तो डेफिनेटली आपको स्कोडा काइलिक परचेस करनी चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि एक फर्स्ट टाइम कार बायर को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कंसर्न होता है कि माइलेज क्या है, परफॉर्मेंस क्या है और उसके सिवा मेंटेनेंस कैसी होगी, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उस हिसाब से अगर जाएँगे तो आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, तब तो कार भी चेंज होगा। लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कार से मतलब है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फन टू ड्राइव से मतलब है, तो आपको डेफिनिटली इस कार को परचेज़ करना चाहिए। और मेरी सलाह हमेशा सब लोगों को रहती है और आपको भी यही है कि कोई भी कार लेने से पहले आप 4 से 5 कार उस सेगमेंट की सेलेक्ट कीजिए। एक-एक शोरूम में जाइए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, हो सके तो सेम डे कीजिए, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन-सी कार है जो एकदम फिट बैठ रही है। उस हिसाब से आप कार परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए इस सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट में स्कोडा काइलिक से अच्छी अभी फ़िलहाल कोई कार नहीं है। इन द फ्यूचर आ गई तो बात अलग है, लेकिन फन टू ड्राइव, बेहतरीन एरोडायनामिक, बेहतरीन कंट्रोल इस कार में मिलता है। आप आँख बंद करके इस कार को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि स्कोडा काइलिक में और स्कोडा कुशैक में दोनों में ही 1 लीटर का ऑप्शन मिलता है, दोनों में सेम इंजन मिलता है। तो क्या जो 1 लीटर है वो कुशैक में अंडर पावर फील होता है? क्या हमें काइलिक लेना चाहिए या क्या कुशैक लेना चाहिए? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखिए, मैं आपको इसका एकदम प्रैक्टिकल आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि दोनों कार मैंने चलाई है। एक तो मैं खुद ही ऑन कर रहा हूँ और एक का मैंने कंप्लीट रिव्यू किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है कि आप एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुशैक की तरफ जाना चाहिए। उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहला तो ये कि आपको पीछे यानी कि बैक सीट में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो अगर आप अपने घर के बुजुर्गों को बिठा रहे हैं या आपको लॉन्ग जर्नी करनी है, तो आपको वहाँ पे लेग रूम ज़्यादा मिल जाता है, जिससे आपकी जो जर्नी है और ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। दूसरा, उसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें वेट थोड़ा ज़्यादा है, वो आपको बेनिफिट करता है हाई स्पीड में। और उसके साथ-साथ उसका जो सस्पेंशन है वो स्टिफ है, इस कार से भी स्टिफ है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हाईवे में अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आप ज़्यादा हाईवे में कार ड्राइव करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुशैक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि काइलिक से ज़्यादा स्टेबल आपको कुशैक हाईवे में फील होती है। आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, स्टीयरिंग में जो वेट है उसके कारण आपको जो हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा आता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको कुशैक की तरफ जाना चाहिए। और इंजन दोनों सेम है, दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आपको सिटी में ज़्यादा ड्राइव करना है, अगर आपको थोड़े खराब रास्तों में कार चलानी है, अगर आपको शहर में पतले-पतले रास्तों में गाड़ियाँ चलानी है, और तो उसके लिए ना जो काइलिक है वो बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है कुशैक से ज़्यादा लाइट है। तो अगर आप इसको हेवी ट्रैफिक में चला रहे हैं, पतली-पतली गलियों में चला रहे हैं, आपको बार-बार इसे टर्न करना पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगी। उसके साथ-साथ इसका जो सस्पेंशन है वो ना कुशैक से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा बैलेंस है। तो अगर आप इसको हाईवे में चलाते हैं तो भी काफ़ी अच्छी चलती है, अगर आप इसको खराब रास्ते में चलाते हैं तो भी काफ़ी अच्छी चलती है। लेकिन इसका यहाँ पे ड्रॉबैक आपको ये मिल जाता है कि इसका जो बैक सीट है उसमें आपको स्पेस कम मिलता है। तो वहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो। मेरे लिए वो डील ब्रेकर नहीं था। अगर आपके लिए भी डील ब्रेकर नहीं है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो था वो आप लोग को क्लियर बता दिया है। तो मैंने इस कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, सारे आप लोग को अच्छे से आंसर कर दिए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है या और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस कार से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा, जिससे आप लोग को और आसानी होगी अगर आप इस कार को बाई करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।